हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ सभी का नीव अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 3 जो है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स से रिलेटेड है। इससे पहले हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर 3 में जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं, और हर एक टॉपिक के साथ में जो सीबीएसई 2022 से इसमें क्वेश्चन पूछे हैं एग्जामिनर ने, उन सभी टाइप्स के क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको डायरेक्ट ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 को। Before chapter 3, this is something about myself. I have 7+ years of teaching experience and I have cleared many examinations conducted by Central and State Government Commission as well as Department. ओके, तो चलिए देखते हैं चैप्टर 3 में जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है। जो फर्स्ट टॉपिक दे रखा है चैप्टर 3 में वो आपको गिवन है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर आपको कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है तो उनका सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं जो स्ट्रेट लाइन होती है, जो लीनियर इक्वेशन होती है, उसकी जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म को ले लेता हूँ। सपोज जो हमारी जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म होती है या स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब अगर हमें किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना होता है तो हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। बिकॉज अगर हमारे पास में 2 पॉइंट आ जाएं तो हम इन दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे या ज्वाइन कर देंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। ओके, तो किसी भी स्ट्रेट लाइन में अगर हमें ग्राफ बनाना है या किसी भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना है अगर हमें, तो हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो वो 2 पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए। अब हमें ये यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, आपको यहाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा है, मीन्स आपको 2 इक्वेशंस दे रखी होगी। तो मैं सेकंड इक्वेशन भी सपोज स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लेता हूँ, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारी क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को पहले ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना होगा। जहां ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएगी वही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपको बताया एटलीस्ट 2 पॉइंट हमें रिक्वायर्ड होंगे। तो वो 2 पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए। सपोज जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इस पे हमें कोई भी 2 पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे इजी मेथड जो है फाइंड आउट करने का वो क्या है, एक बार आप इस लीनियर इक्वेशन में x की वैल्यू को 0 पुट कर दीजिए। जब आप x की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो, a1 ऑफ 0 प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये 0 हो गया, आपके पास में क्या आ गया, b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ c1 अपॉन b1। ठीक है, एक बार आप क्या कर दो, इसमें y की वैल्यू को 0 पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में। तो अगर आप y की वैल्यू को 0 पुट करोगे या फिर y की वैल्यू को अगर 0 पुट करोगे तो a1 ऑफ x प्लस b1 ऑफ 0 प्लस c1 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास में 0। तो यहाँ से a1x की वैल्यू जो होगी वो माइनस ऑफ c1 के इक्वल आ जाएगी, x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी माइनस ऑफ c1 अपॉन a1। इट मीन्स जब आपने x को 0 पुट किया तो y की हमें ये वैल्यू मिली, जब हमने y को 0 किया तो हमारे पास में x की ये वैल्यू आई है। तो क्या ये x की वैल्यू और y की वैल्यू मिलके एक पॉइंट नहीं बनाएगी, ये किसी पॉइंट के क्या हो गए, x और y कोऑर्डिनेट हो गए। तो जो फर्स्ट लाइन है हमारी उस पे 2 पॉइंट हमें क्या मिल गए, जब x की वैल्यू मैंने 0 पुट की तो y की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, c1 बाई b1। और जब हमने y की वैल्यू को 0 पुट किया तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, माइनस ऑफ c1 अपॉन a1। ओके, तो अगर मुझे अब ग्राफ प्लॉट करना है, मेरे पास में 2 पॉइंट ये आ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इनका ग्राफ बनाऊंगा। तो ये मैंने सपोज ग्राफ बना लिया। मैं ये सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन के लिए आपको बता रहा हूँ, सेकंड इक्वेशन के लिए भी सेम वही करोगे। इस इक्वेशन में एक बार x को 0 पुट करोगे y की वैल्यू आ जाएगी, एक पॉइंट वहां से मिल जाएगा। सेकंड y की वैल्यू 0 पुट करोगे x की वैल्यू आ जाएगी, तो सेकंड पॉइंट वहां से मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं ये देखो मेरे पास में जो पॉइंट आए हैं 0 कोमा माइनस c1 बाई b1 और माइनस c1 बाई a1 कोमा 0। तो इस पॉइंट में हमारा जो x और y कोऑर्डिनेट है
पहले पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। अब एक्स कोऑर्डिनेट 0 कहाँ पे होता है? अगर आप एक्स एक्सिस की बात करें, देखो ये एक्स एक्सिस है और ये हमारी क्या है, माइनस ऑफ एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये है माइनस ऑफ वाई एक्सिस। तो अगर मैं एक्स एक्सिस पे कहीं भी चलता हूं तो एक्स एक्सिस पे हर एक पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। वाई की वैल्यू चेंज हो रही है क्या? वाई की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई तो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं वाई एक्सिस पे चलता हूं तो वाई एक्सिस पे चलने से ऊपर से अगर मैं नीचे जा रहा हूं तो वैल्यू घट रही है वाई की, बट क्या एक्स चेंज हो रहा है? क्या नहीं चेंज हो रहा, बिकॉज वाई एक्सिस के लिए एक्स तो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। इट मीन्स अगर वाई एक्सिस है तो इस पे एक्स की वैल्यू जो होगी वो हमेशा क्या होगी, 0। सिमिलरली एक्स एक्सिस के लिए वाई हमेशा क्या होगा, 0 होने वाला है। ओके। तो अगर मैं ये a1 b1 c1 सपोज पॉजिटिव ले लेता हूँ, a1 b1 c1 अगर ग्रेटर देन 0 लेता हूं मैं, तो ये जो हमारा पॉइंट आएगा 0, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू माइनस में c1/b1। ठीक है। तो वाई की वैल्यू नेगेटिव आएगी, एक्स 0 है, तो ये पॉइंट कहाँ होगा, ये पॉइंट कहीं वाई एक्सिस पे नीचे की तरफ होगा यहाँ पे। ओके। और सिमिलरली सेकंड पॉइंट जो है उसमें x की वैल्यू है -c1/a1। अब मैंने a1 b1 c1 क्या लिया, पॉजिटिव लिया, तो x कोऑर्डिनेट जो होगा वो नेगेटिव आएगा और y कोऑर्डिनेट मेरा क्या है, 0 है। तो ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, ये -x एक्सिस पे कहीं लाई करेगा। ओके। अब इन दोनों पॉइंट को आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। ये मैंने इन दोनों पॉइंट को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ओके। तो ये जो ग्राफ बना है ये क्या बना है, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना है, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो लीनियर इक्वेशन हमें गिवन थी इसका ग्राफ बना दिया हमने। ठीक है। तो आपको कोई भी लीनियर इक्वेशन गिवन हो, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने का बोले, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उन लाइंस में आप एक बार x की वैल्यू 0 पुट करोगे y की वैल्यू आ जाएगी, एक बार y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। इनको डिनोट करने का तरीका क्या है, आप एक टेबल की फॉर्म में इनको बना लोगे, x और y कोऑर्डिनेट लिख लोगे। एक बार x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू आ गई -c1/b1। एक बार y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू आ गई -c1/a1। ठीक है। तो इस तरीके से आप पॉइंट फाइंड आउट करोगे, पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद में ऐसे ग्राफ बनाओगे। सपोज ये सेकंड लाइन जो है ये कुछ ऐसी बन रही हो, तो इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है, यही दोनों क्या होगा, इन दोनों लाइन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इन दोनों लाइन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, अगर वो दोनों लाइनें कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन है तो। ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं सीबीएसई ने किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है, देखो, द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द लीनियर इक्वेशंस y इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू एक्स लाइन कैसी होती है, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन होती है। ठीक है। एंड x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 मीन्स x इक्वल टू कांस्टेंट है। x इक्वल टू कांस्टेंट हमेशा क्या होगी, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी। और y इक्वल टू कांस्टेंट कभी भी होता है तो वो क्या होगी, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ध्यान रखना। ठीक है। बिकॉज देखो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है मेरी, अगर मैं x की वैल्यू 5 ले लेता हूँ सपोज, तो x इक्वल टू 5 कैसी लाइन होगी, ये कुछ ऐसी लाइन होगी जिसके हर एक पॉइंट पे x की वैल्यू तो क्या होगी, 5 होगी। y जो है वो चेंज होता रहेगा। तो ये जो भी लाइन बन रही है ये क्या बन रही है, y एक्सिस के पैरेलल लाइन नहीं बनेगी क्या? सपोज मैं y इक्वल टू कॉन्स्टेंट लेता हूँ, तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट कैसी लाइन होगी, कुछ ऐसी लाइन होगी जो x एक्सिस के हमेशा पैरेलल होगी और y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, k के इक्वल x की वैल्यू चेंज होती रहेगी। ठीक है। तो हमें दे रखा है एक तो y इक्वल टू एक्स लाइन, ये वाली जो ओरिजिन से पास हो रही है ये हमारी y इक्वल टू एक्स लाइन है, और x इक्वल टू 4 आपको दे रखा है। तो x इक्वल टू 4 क्या होगी, पैरेलल टू y एक्सिस लाइन होगी जहां x की वैल्यू क्या होगी, +4 है। ठीक है। तो +4 है तो ओरिजिन से आगे ही होगी कहीं पे। अब ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पे, पॉइंट P पे। तो पॉइंट P जो है वो x इक्वल टू 4 लाइन पे भी है और y इक्वल टू x लाइन पे भी है। अब ये जो पॉइंट P है इसका x कोऑर्डिनेट तो क्या होगा, 4 होगा, बिकॉज ये जो लाइन है वो इंटरसेक्ट ही कर रही है x इक्वल टू 4 लाइन को। तो x कोऑर्डिनेट तो इसका 4 हो गया। y कोऑर्डिनेट कितना होगा, मैं सपोज मान लेता हूँ स्मॉल a। ठीक है। अब ये जो पॉइंट P है ये y इक्वल टू एक्स लाइन पे भी है, तो ये पॉइंट y इक्वल टू एक्स लाइन को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो y की जगह मैं क्या रख देता हूँ, a रख देता हूँ और x की जगह
4 रख देता हूँ, तो a की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और वो तो आनी है, बिकॉज इस लाइन पे हर एक पॉइंट पे जितनी x की वैल्यू है उतनी ही क्या होगी, y की वैल्यू होने वाली है। तो x की वैल्यू अगर 4 है तो y की वैल्यू भी 4 होगी। तो जो हमारा पॉइंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 4,4 मीन्स ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस केस के। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें गिवन है द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b। फिर से वही आ गया, कांस्टेंट लाइंस हमें दे रखी है, x इक्वल टू कांस्टेंट, y इक्वल टू कांस्टेंट, ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइंस विच आर। तो ये दोनों लाइन कैसी होगी, सपोज a और b अगर मैं पॉजिटिव ले लेता हूं दोनों, ठीक है, तो a पॉजिटिव अगर मैंने ले लिया तो ये x इक्वल टू a कुछ ऐसी लाइन होगी, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y एक्सिस के पैरेलल लाइन, और y इक्वल टू b कैसी लाइन होगी, ये कुछ ऐसी लाइन होगी, y इक्वल टू b, जो x एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी। दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है भाई, दोनों इंटरसेक्ट तो इस पॉइंट पे करेगी, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी। और इस पॉइंट के लिए क्या होगा, x की वैल्यू तो स्मॉल a के इक्वल है और y की वैल्यू स्मॉल b के इक्वल है। तो ये जो लाइन होगी वो कैसी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी एट a कोमा b। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको गिवन है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस लाइन एंड y एक्सिस। अब y एक्सिस है, y एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है इस लाइन को, तो जो भी पॉइंट आएगा वो y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। और अगर पॉइंट y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट तो क्या होगा, 0 होगा। तो x कोऑर्डिनेट 0 किस पॉइंट का है, एक तो इस पॉइंट का है और इस पॉइंट का है, तो ये दोनों तो हमारे आंसर हो ही नहीं सकते किसी भी हालत में, ठीक है। तो आंसर जो होगा ये या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा। अब ये जो भी पॉइंट होगा वो y एक्सिस के ऊपर है, तो y एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट होगा, ये लाइन का अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, सपोज इस लाइन की इक्वेशन में मैं x इक्वल टू 0 एक बार पुट करता हूं, तो x इक्वल टू 0 पुट करने पे ये हो जाएगा 3,0 माइनस वाई इक्वल टू 3। ये आ जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 3, वाई की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, -3। ओके, एक बार y की जगह 0 पुट करोगे आप, तो y की जगह 0 पुट करने पे ये लाइन हमें क्या देगी, 3 ऑफ x माइनस 0 इक्वल टू 3। x इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। तो हमारे दो पॉइंट जो आ जाएंगे वो कौन कौन से आ जाएंगे, देखिए जब हमने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास में -3 आई, जब हमने y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू हमारे पास में 1 आई। तो इन दोनों पॉइंट को आप कोऑर्डिनेट एक्सिस पे क्या कर दो, डिनोट कर दो, x की वैल्यू 0, y इक्वल टू -3, ये कहीं यहाँ होगा पॉइंट, ठीक है। और x की वैल्यू 1 आ रही है, जब y की वैल्यू आप 0 पुट कर रहे हो तो ये पॉइंट कहीं यहाँ होगा। ये पॉइंट जो हमारा है, सपोज ये b पॉइंट ले लेता हूँ मैं 1,0, और ये सपोज a पॉइंट ले लेता हूँ 0,-3, ठीक है। दोनों पॉइंट को अब क्या करना है, आपको मिलाना है, तो दोनों पॉइंट को मिला दो। ये ऐसे मिला दिया मैंने दोनों पॉइंट को, तो ये जो ग्राफ बन गया ये क्या बन गया है, इस लाइन का ग्राफ बन गया, ठीक है। अब ये y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, ये y एक्सिस को तो इसी पॉइंट पे तो कट कर रहा है जो पॉइंट आपने फाइंड आउट किया जब x को 0 पुट किया, ठीक है। यही पॉइंट है और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 0,-3। सपोज आपको इस लाइन और x एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछता तो उस केस में ये आंसर हो जाता, बट हमें y एक्सिस का पूछा है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0,-3, मीन्स ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट जो टॉपिक सेकंड है, इस देखिए ये ग्राफिकल मेथड जो है इसमें कभी कभी आपको क्या दे देता है, दो लाइंस दे देगा आपको, और दोनों लाइन और किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस से इंटरसेक्ट का जो कॉमन एरिया है उस एरिया की वैल्यू पूछ लेगा आपसे। ओके, किस तरीके से देखो, जैसे सपोज एक लाइन आपको ये दे दी और एक लाइन आपको ये दे दी, ये दोनों लाइन सपोज यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वाई एक्सिस के ऊपर, और आपको बोल दिया कि दोनों लाइन और एक्स एक्सिस के इंटरसेक्शन से जो ट्राइंगल बन रहा है उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करो, मीन्स आपको ये एरिया फाइंड आउट करना होगा। ओके, तो इस एरिया के फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक तो बेस चाहिए होगा, और बेस तो आप निकालोगे क्योंकि आप ये दोनों पॉइंट तो फाइंड आउट करोगे ही करोगे, और एक ये जो पॉइंट है वाई एक्सिस पे ये आएगा ही आएगा, ठीक है। दोनों आपको तीनों पॉइंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ध्यान रखना। ओके, अब आप एरिया फाइंड आउट करोगे तो 1/2 इंटू बेस जो होगा ये वाला पूरा बेस हो जाएगा,
और ये जो वाई एक्सिस की वैल्यू हो जाएगी वही क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी। तो एरिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ध्यान रखना, वो एग्जामिनर जो है इस टाइप के भी क्वेश्चन पहले पूछता रहा है, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं आया है आपके एग्जाम में, बट उससे पहले पूछा है। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे पहले आप क्या करोगे, दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, उन दोनों लाइनों का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, अगर एरिया फाइंड आउट करना है दोनों लाइनों से और एक्स एक्सिस का या दोनों लाइनों से वाई एक्सिस का, तो उसके अकॉर्डिंग आप उस ट्राइंगल के एरिया को मार्क करोगे और फिर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगा के आपको एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक है हमारा वो क्या है, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आपको सपोज जनरल फॉर्म में दो इक्वेशन दे, मैं जनरल फॉर्म ही लेके चलूंगा। ठीक है, जो जनरल फॉर्म होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है। अब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंस कब होगी, कंसिस्टेंट कब होने वाली है, कंसिस्टेंट तभी होगी जब वहां से क्या निकले, सॉल्यूशन निकले। अब सॉल्यूशन भी दो तरीके से निकल सकता है, एक तो सॉल्यूशन क्या हो, यूनिक सॉल्यूशन हो, और दूसरा जो सॉल्यूशन हो सकता है वो क्या हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मींस या तो एक ही हल हो या फिर अनंत हल हो। ठीक है, तो उस केस में क्या आपके लिए जो डायरेक्ट मेथड है यूज करने का, एक चीज मुझे बताइए, जब भी दो लाइंस हमें गिवन है तो उनका यूनिक सॉल्यूशन कब निकलेगा, जब वो दोनों लाइन क्या करे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, मींस प्रतिच्छेदी रेखाएं। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब अनंत हल कब आएंगे, जब वो लाइन क्या हो जाए, एक दूसरे पे कोइंसिडेंट लाइन हो जाए, हिंदी में बोलते हैं संपाती रेखाएं, मींस एक दूसरे के ऊपर ही आ जाए। तो जब लाइन ऐसे एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी, सपोज एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, ठीक है, ये इस रेड वाली के ऊपर ही है, तो इस केस में जो पॉइंट रेड पे होगा वो ग्रीन वाली पे भी होगा, जो ग्रीन पे हो सॉरी जो रेड पे है वो ब्लू पे भी होगा, जो ब्लू पे है वो रेड पे भी होगा। इस तरीके से ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगी। अब कंसिस्टेंट चाहिए तो या तो सॉल्यूशन यूनिक हो या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, मींस एटलीस्ट सॉल्यूशन होने चाहिए। तो जब भी दो गिवन लाइन के सॉल्यूशन है, वेदर इट इज ऑफ यूनिक और इनफाइनाइट, तो वो सिस्टम जो होगा वो हमेशा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंसी की क्या कंडीशन है, कोई भी सिस्टम इनकंसिस्टेंट कब होगा, तो जब सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, कंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट तब हो जाएगा जब उसका कोई भी सॉल्यूशन न निकले सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन का। ठीक है, अब कोई भी सॉल्यूशन कब नहीं निकलेगा, जब वो दोनों लाइन क्या हो जाए, एक दूसरे के पैरेलल लाइंस हो जाएं। सपोज ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, सपोज एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ऐसे आ गई, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही हमेशा क्या रहेगी, जाती रहेगी, दोनों एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, और जब तक इंटरसेक्ट नहीं करेगी तब तक उसका सॉल्यूशन हमें नहीं मिलने वाला है। ओके, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है वो इनकंसिस्टेंट कब होने वाला है, जब आपके कोई भी सॉल्यूशन ना निकले या फिर जो लाइंस हो वो क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल लाइंस हो। ओके, अब इन इक्वेशन की हेल्प से आप कैसे बता सकते हो कि सिस्टम जो है वो यूनिक सॉल्यूशन देगा हमें या इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा या कोई सॉल्यूशन नहीं देगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपको इक्वेशंस गिवन है उनको सबसे पहले क्या करना है, आपको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है, देखो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 आपको फाइंड आउट करना है। ओके, अगर a1 अपॉन a2 जो है वो नॉट इक्वल आ जाए b1 अपॉन b2 के, अगर a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल ना आए, तो उस केस में हमें हमेशा क्या मिलेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी और यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको चेक करना है कि सिस्टम हमें यूनिक सॉल्यूशन देगा या नहीं देगा, तो आप सबसे पहले क्या कर लो, a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू निकाल के देख लो। अगर वो दोनों एक दूसरे की इक्वल आ रही है तो हम यूनिक सॉल्यूशन का नहीं कह सकते, अगर नहीं आ रही तो हम ये मस्ट है कि जो हमें इक्वेशंस का सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, यूनिक मिलने वाला है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमें कब मिलने वाले हैं, देखिए
जब a1 अपॉन a2 की वैल्यू बराबर हो जाए b1 अपॉन b2 के और ये इक्वल हो जाए c1 अपॉन c2 के, इट मीन्स जो तीनों रेशियोज हैं वो एक दूसरे के क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो हमें हमेशा क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि जो लाइन होगी वो क्या होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी, एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी, संपाती रेखाएं हो जाएगी। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमने देख लिया, यूनिक सॉल्यूशन के लिए देख लिया। अब नो सॉल्यूशन मींस पैरेलल लाइंस के केस के लिए क्या होगा, पैरेलल लाइंस तभी होगी जब दोनों की स्लोप क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, या फिर स्लोप को छोड़ो, आप सीधा आप ये ध्यान रखो a1 बाई a2 की वैल्यू जो है वो b1 बाई b2 के तो इक्वल हो जाए, बट ये जो है वो c1 बाई c2 के इक्वल ना हो। ओके, तो कोई भी सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब a1 बाई a2 इक्वल हो जाए b1 बाई b2 के और नॉट इक्वल हो c1 बाई c2 के। तो ये तीन कंडीशन है जो आपको पता होनी चाहिए, तो आप डायरेक्ट इक्वेशंस से बता सकते हो कि जो इनका ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, जो सिस्टम होगा वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, लाइंस जो होगी वो पैरेलल होगी, कोइंसिडेंट होगी या फिर इंटरसेक्टिंग होगी। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं इस पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछ रखा है इस पे वो क्या है, देखिए, यूजिंग ग्राफिकल मेथड फाइंड वेदर फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट। आपको ग्राफिकल मेथड से बताना है, तो आप सबसे पहले क्या करो, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो। x इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो तो हमारे क्या होता है, मैंने अभी बताया वाई एक्सिस जो होती है वो हमारी क्या होती है, x इक्वल टू जीरो। और एक आपको गिवन है y इक्वल टू -7, वाई इक्वल टू -7, यहाँ कहीं नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर होगा। ठीक है, तो y एक्सिस और y इक्वल टू -7 का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन होगा। ओके, तो ये क्या हो रहा है, एक हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों लाइन का जो ग्राफ है वो कट कर रहा है किस पॉइंट पर, x की वैल्यू जीरो होगी क्योंकि y एक्सिस के ऊपर है, और y की वैल्यू तो -7 होगी बिकॉज ये y इक्वल टू -7 का हमने ग्राफ बनाया है। तो ग्राफिकल मेथड से हम ये बता सकते हैं कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, और यूनिक सॉल्यूशन होगा दैट इज वाई सिस्टम इज कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकता बिकॉज हमें यहाँ से एक सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x इक्वल टू 5y प्लस 6 एंड 15y इक्वल टू 6x माइनस 18 रिप्रेजेंट टू लाइंस विच आर। हमें दो लाइंस दे रखी है, हमें बताना है कि जो सिस्टम है वो कैसा होगा या फिर जो लाइन है वो कैसी लाइंस होगी। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, 2x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन की जनरल फॉर्म होगी। सेकंड जो हमें दे रखा है 15y इस तरफ दे रखा है, तो मैं 15y को उधर ले जाऊंगा, माइनस का हो जाएगा, तो 6x माइनस ऑफ 15y माइनस ऑफ 18 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे a1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, b1 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ऑफ 5 आ गई, और c1 की जो वैल्यू आ गई वो माइनस ऑफ 6 आ गई। सेकेंड इक्वेशन जो a2 दे रखा है वो 6 है, जो b2 दे रखा है वो माइनस ऑफ 15 हो गया, और जो c2 होगा वो माइनस ऑफ 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। तो अब लाइंस कैसी होगी, सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, उसके लिए मैंने अभी बताया रेशियोज फाइंड आउट कर लो, a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2, इनका रेशियो फाइंड आउट करना है हमें। रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं, a1 बाई a2 कितना है 2/6, b1 कितना है -5, b2 कितना है -15 है, c1 कितना है -6, c2 कितना है -18। 2 से ये कैंसिल होगा 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये भी 3 टाइम्स, इट मीन्स क्या आ रहा है 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/3, मीन्स a1 बाई a2 इक्वल हो गया b1 बाई b2 के, और इक्वल हो गया किसके, c1 बाई c2 के। और ऐसा कब होता है, जब लाइंस क्या हो, कोइंसिडेंट लाइन हो या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकले। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकलेंगे बिकॉज ये दोनों लाइन क्या होगी, एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ax प्लस 2y इक्वल टू 9 एंड 3x प्लस by इक्वल टू 18 रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। अब हमें क्लियर गिवन है कि पैरेलल लाइंस है, तो जब भी आपको क्लियर गिवन हो पैरेलल लाइंस, तो सबसे पहले तो आप पैरेलल लाइंस की कंडीशन लिख लीजिए, a1 बाई a2 जो है वो इक्वल होता है किसके, b1 बाई b2 के, और नॉट इक्वल होता है किसके, c1 बाई c2 के, पैरेलल लाइंस के केस में।
तो आप फाइंड आउट कर लो। सबसे पहले A1 हमें क्या दे रखा है, स्मॉल a है, B1 क्या है, 2 है, और C1 जो है, B1 क्या है, 2 है, और C1 जो है वो -9 हो जाएगा जब मैं इसको लाऊंगा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो। सिमिलरली 18 को भी इधर लाऊंगा, A2 जो है वो हमारा क्या है, 3 है, B2 जो है वो कितना है, B है, और C2 जो है वो हमारा क्या है, -18। तो आप सब इस जो फॉर्मूला है इसमें क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट करके देख दो। आपको क्या चाहिए यहाँ पे, ए और बी में रिलेशन फाइंड आउट करना है, और रिलेशन जो है वो देखो इक्वल की फॉर्म में आ रहे हैं सभी। तो इस नॉट इक्वल वाले को लेने का तो कोई मतलब है नहीं, तो इसको छोड़ दीजिए। A1/A2, A1 कितना है हमारा, स्मॉल a, A2 कितना है, 3, इक्वल टू B1/B2, B1 2 है, और B2 कितना है, B। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो AB इक्वल टू 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा, AB इक्वल टू 6, मीन्स ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, if the pair of equations 3x minus y plus 8 equal to 0 और 6x minus ry plus 16 equal to 0 represent coincident line। अब coincident line है, it means कैसी लाइंस होगी, एक दूसरे के ऊपर आएगी, मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होने वाला है। तो हमें ये दे रखा है कि ये जो इक्वेशंस है वो कोइंसिडेंट लाइन है, तो आपको स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्मॉल आर ये रहा यहाँ पे। ओके, तो जो लाइंस है वो ऑलरेडी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, तो आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो। जो A1 है वो 3 है, जो B1 है वो कितना है, -1 है, और जो C1 है वो कितना है, 8 है। सिमिलरली जो A2 है वो कितना है, 6 है, B2 जो है वो माइनस का R है, और C2 जो है वो कितना है, 16 है। ठीक है, कंडीशन क्या है कोइंसिडेंट लाइन की, A1/A2 जो है वो इक्वल होता है B1/B2 के, और ये इक्वल होता है C1/C2 के। तो A1/A2 कितना हो जाएगा, 3/6 इक्वल टू B1/B2 -1 अपॉन माइनस ऑफ R इक्वल टू C1/C2 8/16। तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 8 2 जा 16 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। इट मीन्स 1/R की वैल्यू चाहे आप इसके इक्वल रख दो चाहे इसके इक्वल रख दो, हमेशा क्या आएगी, 1/2 आएगी। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो R की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें हमें क्या दिया है, देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या हमारी कंडीशन होती है, सबसे पहले कंडीशन लिख लो। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए A1/A2 जो है वो इक्वल होता है किसके, B1/B2 के, और इक्वल हो जाएगा किसके, C1/C2 के। बिकॉज कोइंसिडेंट लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन होगी तभी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आने वाले हैं। तो A1/A2 और B1/B2 C1/C2 की हमारे पास में वैल्यूज क्या है, देखिए, जो x का कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास में क्या हो गया, A1 हो गया, मीन्स 3। A2 क्या है, जो सेकंड इक्वेशन में x का कोऑर्डिनेट है, A+B। ओके, B1 जो है वो कितना हो जाएगा, 4। B2 क्या है, ट्वाइस ऑफ A-B, इक्वल टू C1 कितना हो जाएगा, -12। इक्वल के इस तरफ लाएंगे तो, इक्वल के इस तरफ लेके आऊंगा तो माइनस हो जाएगा। सिमिलरली 24 भी इस तरफ लाऊंगा तो ये भी माइनस का 24 हो जाएगा। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 12 से 24 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। सिमिलरली 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। तो सिंप्लीफाई करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, 3/A+B इक्वल टू 2/A-B इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये हमारी क्या बन गई, कंडीशंस बन गई। 3 रेशियोज एक दूसरे के इक्वल हैं, तो एक बार मैं फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट कर देता हूँ। फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करूंगा तो देखो क्या आएगा, 3/A+B इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो A+B जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के इक्वल आ जाएगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। सेकंड केस में मैं सेकंड और थर्ड को इक्वल कर देता हूँ, तो उस केस में हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो, 2/A-B जो है वो इक्वल हो जाएगा 1/2 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो A-B इक्वल टू कितना आ गया, 4। ये हमारी क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारी जो है वो क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। अब ये दोनों क्या बन रही है, ए और बी में फिर से लीनियर इक्वेशन बन रही है। तो इन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं वो हम नेक्स्ट
जो टॉपिक है हमारा उसमें पढ़ने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसको मैं क्या करूँगा। जो एलिमिनेशन मेथड है वो मुझे यहाँ करना इजी लग रहा है। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे दो वेरिएबल होंगे एक्स और वाई, क्योंकि दो लीनियर इक्वेशन हमें गिवन होगी वो दो वेरिएबल की फॉर्म में होगी, दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है उसको हमें क्या करना होगा, सेम बनाना होगा। कोफिशिएंट सेम बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे जो सेम कोफिशिएंट हमने बनाया है वो वाला वेरिएबल जो है वो वहां से कैंसिल हो जाएगा। तो जो सेकंड वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। सेकंड वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी उसको हम दोनों में से किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो जो कैंसिल हुआ था वेरिएबल उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। कैसे, देखो अब यहाँ हमें देखो ए और बी के जो कोफिशिएंट है वो ऑलरेडी क्या है, 1 1 1 ही है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो ये माइनस बी और प्लस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास में क्या हो जाएगा, 2a। अगर मैं ऐड करता हूं दोनों इक्वेशन को, 2a इक्वल टू ये आ जाएगा 10, तो a की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 5। ये a की वैल्यू मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में। सपोज इस फर्स्ट इक्वेशन में मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस बी इक्वल टू 6। तो b की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, यहाँ से 1 आ जाएगी। तो आपको क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ए और बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। ए आया आपके 5 और बी आया 1। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक में हमें दे रखा है कि एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसके दो मेथड हैं आपके। एक मेथड जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था वो जो है आपके सिलेबस से हट चुका है अभी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इसमें हम जो है वो पहला जो टाइप है या पहला जो मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसको हम समझने वाले हैं। सपोज मैं दो इक्वेशन एज्यूम कर लेता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन मैं ले लेता हूँ x माइनस 2y इक्वल टू 3, और सेकंड इक्वेशन सपोज ले लेता हूँ 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। ये मैंने दो इक्वेशन ले ली है इस मेथड को समझने के लिए। अब मुझे क्या करना है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है मेरे x और y, ठीक है। मैं दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा। जैसे सपोज में फर्स्ट इक्वेशन जो है उससे मैं किसी भी एक वेरिएबल, कौन से वेरिएबल की वैल्यू निकालना इजी है, यहाँ से x की वैल्यू निकालना इजी है। तो x इक्वल टू वाई के जो टर्म है उसको मैंने राइट साइड भेज दिया, प्लस में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन से मैंने फर्स्ट वेरिएबल जो x है उसकी वैल्यू फाइंड आउट की है। अब इस एक वेरिएबल की वैल्यू को आप दूसरी जो इक्वेशन है उसमें क्या कर दो, सब्सटीट्यूट कर दो। तो सेकंड इक्वेशन में जो x है उसकी जगह मैं क्या पुट कर देता हूँ, 2y प्लस 3। ओके, प्लस में क्या है 3y इक्वल टू 5। तो यहाँ से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा 4 ऑफ y प्लस 3 टू 6 प्लस 3y इक्वल टू 5। टोटल y कितना हो गए, 7 ऑफ y इक्वल टू 6 को ट्रांसफर करेंगे माइनस ऑफ 6 हो जाएगा। 5 माइनस 6 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1। तो y की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, माइनस का 1/7। ये y की वैल्यू आ गई। अब ये जो y की वैल्यू आई है ये आप वापस यहाँ x की वैल्यू में सब्सटीट्यूट कर दो। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से ट्वाइस ऑफ y की जगह -1/7 प्लस 3। x की वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे ये तो -2/7 प्लस 3 आ जाएगा। 7 एलसीएम हो जाएगा इसका, -2 प्लस 7 3 21। x की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, -2 प्लस 21 प्लस ऑफ 19/7। ये x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और वो वेरिएबल की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है, जिससे क्या होगा, जो सेकंड वेरिएबल है उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे। फिर ये सेकंड वेरिएबल की वैल्यू जहां से आपने फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट की है उसमें पुट करोगे तो फर्स्ट वेरिएबल आपका आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जो सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछे हैं वो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, सॉल्व फॉर x एंड y, x प्लस वाई इक्वल टू 6 है एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है। तो ये दो इक्वेशन है, मैं फर्स्ट इक्वेशन से x और y दोनों में से किसी की भी वैल्यू निकालूंगा, सेकंड इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सपोज मैं फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस x नहीं हो जाएगा क्या। अब ये जो y की वैल्यू है ये इस सेकंड इक्वेशन में मैं क्या कर दूं, सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो y की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने पे ये 2x माइनस 3, y की जगह 6 माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। ये हो जाएगा 2x माइनस 3 6 18 और -3 और -x प्लस ऑफ 3x इक्वल टू
4, 2x प्लस 3x क्या हो जाएगा 5x, ये 18 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 18 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 18 और प्लस 4 22, तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 22/5। ओके, मैंने क्या किया सबसे पहले x प्लस वाई इक्वल टू 6 से y की वैल्यू फाइंड आउट की। y की वैल्यू क्या है ये हमारे पास में 6 माइनस एक्स। अब ये y की वैल्यू मैंने जो सेकंड इक्वेशन थी उसमें क्या कर दी सब्सटीट्यूट कर दी, 6 माइनस एक्स, इसको क्या कर दिया सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने पे हमारी x की जो वैल्यू आई वो क्या आई है 22/5। ये x की वैल्यू मैं यहाँ y में वापस क्या कर दूंगा सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 6 माइनस 22/5। एलसीएम लेना है मुझे, मैंने 6 के नीचे 1 लगा दिया, 5 एलसीएम आ गया, ये कितना हो जाएगा 30 माइनस 22। वाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 8/5, ये हमारी वाई की वैल्यू आ गई। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा इन दोनों इक्वेशन का वो क्या हो जाएगा एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में लिखना होता है, तो 22/5 8,5 8/5 हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखो जो आपको प्रॉब्लम गिवन है वो एक लैंग्वेज की फॉर्म में है, तो सबसे पहले तो आपको लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना होगा और इसकी हेल्प से आपको इक्वेशन को बनाना पड़ेगा सबसे पहले, फिर उन इक्वेशन को सॉल्व करके जो हमें रिक्वायर्ड है वो हमें देना होगा। तो क्या दे रखा है देखो प्रॉब्लम में, इसमें गिवन है सबीना वेंट टू अ बैंक एटीएम टू विदड्रॉ ₹2000, शी रिसीव्ड ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। ओके, वो टोटल 2000 निकाल रही है जिसमें सिर्फ ₹100 और ₹50 के नोट्स हैं। इफ सबीना गोट 20 नोट्स इन ऑल, इट मीन्स जो 50 और 100 के नोट निकल रहे हैं उन नोट्स का जो नंबर है टोटल वो कितना बन रहा है 25 है। मीन्स दोनों नोट्स के जो टाइप हैं, जो टोटल नंबर ऑफ नोट्स निकलेंगे वो 25 है। तो हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 डिड सी रिसीव, तो आपसे पूछा गया है कि ₹50 के कितने नोट एटीएम से निकले हैं और ₹100 के कितने नोट एटीएम से निकले हैं। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं लेट सबीना गेट एक्स नंबर ऑफ ₹50 नोट और सिमिलरली सबीना गेट वाई नंबर ऑफ ₹100 ऑफ नोट्स। आपको पूरा लिखना है, मैंने सिर्फ इतना लिखा है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, ओवरऑल जो नोट्स हैं टोटल वो कितने बन रहे हैं 25। इट मीन्स 50 रुपए के नोट अगर एक्स हैं और 100 रुपए के नोट वाई है तो दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल है 25 के इक्वल है। एक तो ये कंडीशन आपको गिवन है। सेकंड कंडीशन है टोटल रुपीज जो है वो 2000 है। इट मीन्स 50 रुपए के एक्स नोट मिलकर और ₹100 के वाई नोट मिलकर जो टोटल रुपीज बना रहे हैं वो कितना बन रहा है 2000 बन रहे हैं। तो ₹50 के एक्स नोट से कितने रुपीज बनेंगे 50 इंटू एक्स बन जाएगा मीन्स 50x, और ₹100 के वाई नोट से कितने रुपीज बनेंगे 100y। दोनों रुपीज का जो कॉम्बिनेशन है वो किसके इक्वल आना चाहिए 2000 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो अब हमें यहाँ देखो क्वेश्चन में दे नहीं रखा कि किस मेथड से हमें सॉल्व करना है। हमारे पास में दो इक्वेशन आ चुकी है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। हमें दे नहीं रखा कि किस मेथड से सॉल्व करना है, तो आप किसी भी मेथड से अपने अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी हमने सिर्फ कौन सा मेथड पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है, तो हम उसी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ सपोज फर्स्ट इक्वेशन से, तो फर्स्ट इक्वेशन से अगर मैं x फाइंड आउट करता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 माइनस y आ जाएगी। ये x की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा किसमें सेकंड इक्वेशन में, तो सेकंड इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो हमारे पास में क्या आ जाएगा देखिए 50 ऑफ x की जगह 25 माइनस वाई प्लस 100 ऑफ y इक्वल टू 2000। सिंप्लीफाई करेंगे 25 इंटू 5 कितना हो गया 125 इंटू 0 माइनस 50 इंटू वाई माइनस ऑफ 50y प्लस 100 ऑफ y इक्वल टू 2000 हो गया ये हमारे पास में। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा हमारे पास में -50y प्लस 100 ऑफ y इक्वल टू 2000। अब मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में देखो y कितना बच जाएगा 50 ऑफ y बच जाएगा इक्वल टू 2000
-1250 आ जाएगा हमारे पास में। मीन्स 50y की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, 750 के इक्वल आ जाएगी। तो इस केस में y जो होगा वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 750 अपॉन 50। 0 से 0 कैंसिल, 5 से 75 कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम्स, 15 टाइम्स। ठीक है, तो y की जो वैल्यू आई हमारे पास में क्या आ गई, 15 आ गई। ये y की वैल्यू मैं यहाँ x में क्या कर दूंगा, सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो जो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से क्या आ जाएगी, 25 माइनस 15 मीन्स 10। तो आपका जो आंसर होगा वो x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 15। मीन्स जो 50 रुपीज के नोट होंगे वो तो कितने होंगे, 10 होने वाले हैं, और जो 100 रुपीज के नोट हैं वो कितने होने वाले हैं, 15 होने वाले हैं। तभी तो देखो इन दोनों नोट का जो सम आ रहा है वो 25 के इक्वल आ रहा है। ओके, नेक्स्ट जो 11th क्वेश्चन है हमारा वो क्या कह रहा है, देखिए ये भी लैंग्वेज की फॉर्म में है। गिवन है 5 years ago अमित was thrice as old as बलजीत, 10 years hence अमित shall be twice as old as बलजीत। इसका मतलब अमित और बलजीत की एज में हमें रिलेशन दे रखा है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं, लेट जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज ऑफ अमित इक्वल टू x ईयर एंड दैट ऑफ सिमिलरली प्रेजेंट एज ऑफ बलजीत जो है उसकी मैं क्या ले लेता हूं, y ईयर्स। ये मैंने एज्यूम किया है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 5 years अगो। तो अगर प्रेजेंट एज x और y है तो 5 years अगो, 5 years अगो क्या होगा, अमित की जो एज होगी वो क्या हो जाएगी, x माइनस 5 हो जाएगी। 5 साल पहले, सपोज अमित अभी अगर 15 साल का है तो 5 साल पहले 10 साल का रहा होगा, मीन्स 15 - 5। ठीक है, अगर अभी x साल का है तो 5 साल पहले कितने का रहा होगा, x - 5 का। और बलजीत जो है वो कितने का रहा होगा, अभी अगर y का है तो 5 साल पहले y - 5 का रहा होगा। ओके, तो कंडीशन क्या गिवन है, 5 years अगो अमित वाज थ्राइस एज ओल्ड एज बलजीत। तो अमित जो है मीन्स x - 5 है, वो बलजीत की एज y - 5 का कितना है, थ्राइस है। ये हमें फर्स्ट कंडीशन दे रखी है। ओके, तो इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर लेता हूं। ये क्या हो जाएगा हमारा, देखो x - 5 इक्वल टू 3y - 15 हो जाएगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल टू 5 - 5 को उधर भेज देता हूं मैं, तो ये क्या आ जाएगा, 3y + 5 हो जाएगा। तो ये 3y - 10 बन जाएगा। ये हमारी इक्वेशन 1 होगी सपोज, क्योंकि मैं देखो यहाँ एक वेरिएबल की फॉर्म में ही रख रहा हूँ, x की वैल्यू मैंने यहाँ से फाइंड आउट कर ली है। अब आगे क्या कह रहा है, 10 years हैंस मीन्स 10 साल बाद। तो 10 years हैंस जो अमित है वो कितना हो जाएगा, अगर अभी x ईयर का है तो 10 साल बाद x + 10 ईयर का हो जाएगा। और जो बलजीत है वो कितने ईयर का हो जाएगा, अगर अभी y ईयर का है तो 10 साल बाद y + 10। कंडीशन क्या गिवन है, अमित शैल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बलजीत। तो अमित जो है मीन्स x + 10, वो ट्वाइस है बलजीत का, मीन्स y + 10। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये देखो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से भी फाइंड आउट कर लूँ अगर मैं, तो 10 को उधर भेज दूंगा, ये हो जाएगा 2y + 20 - 10। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 2y + 10। ये हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों क्या है, x की वैल्यूज है। तो मैं दोनों को क्या कर दूं, एक दूसरे के इक्वल रख देता हूं। दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखने का मतलब 3y - 10 जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, 2y + 10 के। 2y को इधर ले जाऊंगा, -10 को इधर ले जाऊंगा, तो 2y 3y - 2y y बच जाएगा। और 10 माइनस माइनस प्लस 10, तो y की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। इट मीन्स जो बलजीत है वो 20 years का है अभी, एट प्रेजेंट, क्योंकि हमने प्रेजेंट एज ही ली है। ठीक है, अब ये y की वैल्यू दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। सपोज मैं फर्स्ट में यहाँ पुट करता हूँ, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स 20 - 10। तो ये 60 - 10 कितना हो जाएगा, 50 years। इट मीन्स अमित जो है अभी 50 years का है। अब आप क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर सकते हो वापस से।
अगर अभी 50 साल का है और ये 20 साल का है, तो 5 साल पहले अमित 45 का रहा होगा और बलजीत जो है वो 15 का रहा होगा। तो क्या अमित बलजीत का 3 गुना है? बिल्कुल है, क्योंकि ये 15 का होगा और ये 45 का होगा, 3 गुना होगा। 10 साल बाद अमित 60 का हो जाएगा और बलजीत 30 का हो जाएगा, तो अमित जो है वो बलजीत का क्या होगा? 22 होगा। इट मीन्स हमने जो किया है वो क्या है? सही है। इस तरीके से आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो सेकंड मेथड जो है हमने बताया था, जो एलिमिनेशन मेथड है, जिसको हमने पहले यूज भी किया है, जहां ए और बी की वैल्यू में फाइंड आउट करनी थी। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को हमें क्या करना होता है? सेम बनाना होता है। फिर दोनों इक्वेशन को या तो ऐड करना होता है या सब्ट्रैक्ट करना होता है, जिससे हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाए। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, सपोज ये मैंने ले लिया 2x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन मैंने ले ली 4x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये मैंने सेकंड इक्वेशन ले ली। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड को मैं तभी यूज ले पाऊंगा जब मुझे किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम मिल जाए मुझे, या मैं बना लूं। तो मैं क्या करूं, देखो यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, सेकंड इक्वेशन में ये 4 है। फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -3 है, सेकंड इक्वेशन में क्या है? -1 है। और कांस्टेंट टर्म से तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो x और y के कोफिशिएंट को क्या करना है? सेम बनाना है। तो एक तरीका तो ये है कि आप फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो 2 से, जिससे x कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। या फिर सेकंड इक्वेशन को क्या कर दो? 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जिससे y कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। फिर दोनों को क्या कर देंगे? हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो जो तरीका आपको इजी लगे आप वो तरीका यूज ले सकते हो। सपोज मैं फर्स्ट इक्वेशन जो है इसको क्या कर देता हूँ? मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, जिससे क्या हो जाएगा? मेरा x कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? देखो 4x माइनस 3 2 6y प्लस 2 2 4 इक्वल टू 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन अब ये बन गई है। अब मुझे क्या करना है? दोनों इक्वेशन को मैं क्या करूं? सब्ट्रैक्ट कर दूं, ताकि ये 4x और 4x कैंसिल हो जाए। तो ये मैंने इसको क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो साइन सभी चेंज हो जाएंगे सेकंड इक्वेशन के। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस 4x माइनस 4x कैंसिल, -y प्लस ऑफ 6y, तो प्लस ऑफ 5y बच गया। ठीक है, ये +1 है और माइनस का 4 है, तो माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 0। तो 5 ऑफ y इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में? 3 आ गया, तो y की वैल्यू आ गई 3/5। अब ये y की वैल्यू आप इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में क्या कर दो? सब्सटीट्यूट कर दो। सपोज मैं फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करता हूँ y को, या सेकंड में सब्सटीट्यूट कर दो, इजी है। तो 4x सेकंड में मैं अगर सब्सटीट्यूट करता हूँ तो 4x माइनस वाई की जगह 3/5 प्लस 1 इक्वल टू 0। मुझे x फाइंड आउट करना है, तो जो बाकी के टर्म है x के अलावा उन सभी को इक्वल के दूसरी साइड में ट्रांसफर कर देता हूँ। तो जो -3/5 था वो प्लस का 3/5 हो गया, और जो प्लस का 1 था वो माइनस का 1 हो गया। एलसीएम ले लूंगा, सोल्व कर लूंगा इसको। 4x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5 एलसीएम आ गया, ये बन गया 3 माइनस 5 मीन्स माइनस का 2/5 आ गया। 4, ये 2 जो है वो 4 को कैंसिल कर देगा, 2 टाइम्स 2 नीचे चला जाएगा। x इक्वल टू क्या आ जाएगा? -1/10। ये मेरी क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई। तो जो सॉल्यूशन होगा इन दोनों लीनियर इक्वेशन का वो हमारा क्या हो जाएगा? x -1/10 कॉमा y कितना है? 3/5। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप क्या करोगे? एलिमिनेशन मेथड को यूज करोगे। क्वेश्चन में जब तक स्पेसिफाई नहीं है आप किसी भी तरीके से उसको क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। जब स्पेसिफाई कर दिया जाएगा तो फिर आपको जो मेथड दिया गया है, जिस मेथड से करने के लिए कहा गया है, आप उसी मेथड को यूज करोगे। नेक्स्ट, अब इस पे क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। लैंग्वेज फॉर्म में है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी। क्वेश्चन में गिवन है हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 2, the sum of the greater number and the twice the smaller number is 13। दो कंडीशन गिवन है आपको दो नंबर्स के बीच में, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं लेट दो नंबर है, बिकॉज डिफरेंस की बात कर रखी है और डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव दे रखा है, तो आपको एक नंबर क्या लेना पड़ेगा? बड़ा लेना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा, और एक नंबर छोटा एज्यूम करना पड़ेगा।
तो ये आपको डिफाइन करना है कि कौन सा नंबर आप बड़ा लोगे और कौन सा नंबर छोटा लेने वाले हो। तो मैं यहाँ पहले ही डिफाइन कर देता हूँ, लेट द ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू एक्स, और स्मॉलर नंबर जो है उसको मैं क्या ले लेता हूँ, वाई ले लेता हूँ। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है, हाफ ऑफ द डिफरेंस दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ डिफरेंस। अब डिफरेंस जो है बड़ा माइनस छोटा ही होगा, ध्यान रखना। कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, एक कंडीशन ये है। तो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो ये x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 4 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, एक कंडीशन हमें ये दे रखी है। सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, सम ऑफ ग्रेटर नंबर ग्रेटर x एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 13। एक हमें ये कंडीशन दे रखी है। ठीक है, इन दोनों कंडीशन से हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करूं, ये जो फर्स्ट है इक्वेशन इसको मैं यहां लिख देता हूं, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट ऑलरेडी क्या है, सेम है, 1 1 ही है। तो मैं डायरेक्ट क्या करूं, ये जो इक्वेशन है सेकंड वाली, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, सेकंड माइनस फर्स्ट कर देता हूँ। सेकंड माइनस फर्स्ट करूंगा तो फर्स्ट में जो भी टर्म है उन सभी के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस एक्स है, माइनस एक्स हो गया, कैंसिल। ये प्लस का 2y है और ये भी प्लस का y बन गया, तो कितना हो गया 3y इक्वल टू ये क्या है 13 माइनस 4 मीन्स 9। तो y की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी, 9/3 मीन्स 3। ये y की वैल्यू आप दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो। सपोज मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करता हूँ तो हमारा x माइनस 3 इक्वल टू 4 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। इट मीन्स जो हमारा ग्रेटर नंबर है वो क्या हो गया 7 हो गया, और जो स्मॉलर नंबर है वो क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, 2 पीपल आर 16 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी लेंथ कितनी है 16 किलोमीटर है। दो पीपल मीन्स दो आदमी इस स्ट्रेट लाइन के दो कॉर्नर पर हैं, ये पहला आदमी और ये दूसरा आदमी है। ओके, ये हमें दे स्टार्ट वॉकिंग एट द सेम टाइम, वो एक ही टाइम पे दोनों चलना स्टार्ट करते हैं। इफ दे वॉक टुवर्ड्स ईच अदर विद डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 2 आवर्स। अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो ये जो 16 किलोमीटर की दूरी है वो दोनों मिलके क्या करेंगे, तय करेंगे। ठीक है, सपोज मैं मान लेता हूँ कि ये जो x है हमारा, ये सॉरी जो पहला वाला इस तरफ का बंदा है, ये x किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, और ये जो सेकंड वाला है ये y किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, तो जो दोनों की रिलेटिव स्पीड बनेगी वो क्या बनने वाली है, x भी चल रहा है y भी चल रहा है, दोनों मिलके 16 किलोमीटर की डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। इट मीन्स रिलेटिव स्पीड जो x की काम करेगी और y की काम करेगी, दोनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, और जब आगे क्या दे रखा है, जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो ये 2 घंटे में मिल लेते हैं। तो 2 घंटे में मिल लेते हैं, इसका मतलब टाइम हमें 2 आवर्स दे रखा है, डिस्टेंस 16 किलोमीटर दे रखी है। तो जो रिलेटिव स्पीड बनेगी, आपको स्पीड टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होगा आई थिंक, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। तो जो फर्स्ट केस है हमारा, जब वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो उस केस में जो रिलेटिव स्पीड बनेगी, रिलेटिव स्पीड वो क्या बन जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब अगर ये एक चीज मुझे बताओ, सेकंड हमें दे रखा है हेड दे वॉकड इन द सेम डायरेक्शन, इट मींस x जो है वो भी इस तरफ, ये जो फर्स्ट वाला बंदा है वो इस तरफ जा रहा है, y ये सेकंड वाला बंदा भी इस तरफ जा रहा है y किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, तो वो मिलेंगे कब, अब उनको मिलने में क्या लगेगा, ज्यादा टाइम लगने वाला है। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या जा रहे हैं, सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इट मीन्स पहले वाला भी डिस्टेंस कवर कर रहा है, दूसरा वाला भी डिस्टेंस कवर कर रहा है उसके पीछे से। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों को मिलने में जो टाइम लगेगा वो ज्यादा लगने वाला है। तो उस केस में जो रिलेटिव स्पीड बनेगी उनकी, सेकंड केस में रिलेटिव स्पीड क्या बन जाएगी हमारी, सेकंड केस में रिलेटिव स्पीड जो बनेगी
वो हमारी बन जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ओके, बिकॉज ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो पहले वाला बंदा है इसकी स्पीड ज्यादा है, तभी वो क्या कर पाएगा, सेकंड वाले बंदे को पकड़ पाएगा। अगर ये जो y वाले की स्पीड है, y अगर ग्रेटर है x से, तो ये y को x कभी पकड़ ही नहीं पाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अगर x को y को पकड़ना है तो ये श्योर है कि x को अपनी स्पीड y से ज्यादा ही करनी पड़ेगी, चाहे वो कितनी ही ज्यादा हो, बट ज्यादा होनी चाहिए तभी वो पकड़ पाएगा। अब डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना जल्दी पकड़ेगा, डिफरेंस जितना कम होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा ये 16 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ठीक है, तो अगर फर्स्ट केस में रिलेटिव स्पीड x प्लस वाई है तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में लगाता हूँ फर्स्ट केस में, तो डिस्टेंस 16 है, टाइम 2 है, इट मीन्स x प्लस वाई की वैल्यू 8 के इक्वल आ गई। सेकंड केस में रिलेटिव स्पीड x माइनस वाई है, डिस्टेंस वही 16 है, टाइम अब 8 आर लग रहा है, तो ये इसको कैंसिल करेगा तो 2 आ जाएगा। इट मीन्स x प्लस वाई की वैल्यू जो आई है मेरे पास में वो कितनी आ गई, 8 आ गई, और x माइनस वाई की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, 2 आ गई। एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगा, दोनों को ऐड कर देता हूं तो y से y कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x इक्वल टू 8 प्लस 2 10, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आर। अब ये x की वैल्यू जो है आप इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो, सपोज मैं फर्स्ट वाले में करता हूँ तो y इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से 3 किलोमीटर पर आर। इट मीन्स ये देखो x जो है वो y से क्या चल रहा था, फास्ट चल रहा था, तभी ये जो x है वो y को पकड़ पाएगा, अदरवाइज कभी भी पकड़ नहीं पाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट, ओके, जो टॉपिक दे रखे थे हमने एनसीईआरटी में वो सभी टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए, बट कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपको करने चाहिए, और एक मैंने केस स्टडी का भी क्वेश्चन ले रखा है कि कैसे एग्जामिनर जो है वो इस चैप्टर को केस स्टडी की फॉर्म में कन्वर्ट करके यूज ले सकता है। ठीक है, तो देखो मिसलेनियस में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द वैल्यू ऑफ के इफ 6 कोमा के लाइज ऑन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस। अगर ये पॉइंट 6 कोमा के जो है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो इट मीन्स ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो लाइन में x की जगह रखोगे, और y कोऑर्डिनेट है जो लाइन में y की जगह रखोगे, तो इस लाइन की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, सेटिस्फाई करने का ये मतलब है। तो अगर ये पॉइंट जो है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला है। इक्वेशन हमारी क्या है, x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। पॉइंट को सेटिस्फाई करवा देता हूँ 6 कोमा के को, मीन्स x की जगह मुझे 6 रखना है, y की जगह k रखना है, प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया देखो, 12 माइनस ऑफ 3k इक्वल टू 0, 3k इक्वल टू 12, k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर होने वाला है। नेक्स्ट, अब जो है ये केस स्टडी का क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या दे रखा है, देखो अ कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स कंडक्ट्स क्लासेस इन 2 बैचेस 1 एंड 2 एंड फी फॉर रिच एंड पुअर चिल्ड्रन आर डिफरेंट। एक मैथ्स का कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे 2 बैच लगते हैं, बैच 1 और बैच 2। बैच 1 और बैच 2 में जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ रिच हैं कुछ पुअर हैं। ठीक है, आगे क्या दे रहे हैं, इन बैच 1 देयर आर 20 पुअर एंड 5 रिच स्टूडेंट। जो पहला बैच है उसमें 20 बच्चे जो हैं वो गरीब हैं और 5 बच्चे जो है वो अमीर हैं। सेकंड बैच में क्या दे रखा है, 5 गरीब हैं और 25 रिच है, मीन्स अमीर हैं। द टोटल मंथली कलेक्शन ऑफ फीस फ्रॉम बैच 1 इज 9,000 रुपीज एंड बैच 2 इज 26,000 रुपीज। जो बैच 1 है जिसमें क्या है 25 गरीब बच्चे और 5 अमीर बच्चे हैं, उसका टोटल कलेक्शन 9,000 रुपए है। जो सेकंड बैच है जिसका टोटल कलेक्शन 26,000 रुपए है, उसमें क्या है, उसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 5 गरीब हैं और 25 अमीर हैं। आगे क्या कह रहा है, एज्यूम दैट ईच पुअर चाइल्ड पेज रुपीज x पर मंथ और रिच चाइल्ड y पर मंथ। तो हमें ऑलरेडी दे रखा है तो हमें एज्यूम करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर x रुपीज जो है वो पुअर चाइल्ड दे रहा है, y रुपीज क्या दे रहा है, रिच चाइल्ड दे रहा है। आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव इन टर्म्स ऑफ x एंड y। अब एक चीज मुझे बताइए, जो पहला बैच है उसकी टोटल इनकम कितनी हो रही है, टोटल फीस कितनी जनरेट हो रही है, 9,000 रुपये जनरेट हो रही है, और वो 9,000 रुपये जो है वो रिच और पुअर, कितने रिच हैं, 5 रिच हैं
और 20 क्या है, पुअर है। अब एक पुअर बच्चा x रुपए फीस दे रहा है पर मंथ की, तो 20 बच्चे जो है वो कितनी दे देंगे, 20 ऑफ x, 20 ऑफ x, प्लस एक रिच बच्चा जो है वो y रुपीज पर मंथ देता है, तो 5 रिच बच्चे कितने देंगे, 5 ऑफ y, और ये टोटल कलेक्शन मिलकर बैच 1 का कलेक्शन कितना हो रहा है, 9,000 रुपये। ठीक है। सिमिलरली जो सेकंड बैच है उसमें कितने हैं, सेकंड बैच में 5 पुअर है एंड 25 रिच है। 5 पुअर मीन्स 5 ऑफ x प्लस 25 ऑफ y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26,000, जो हमारा टोटल कलेक्शन है इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, x और y के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा था। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखते हैं। फाइंड द मंथली फी पेड बाय अ पुअर चाइल्ड। जो पुअर चाइल्ड है वो मंथली फीस कितनी पे कर रहा है, तो पुअर चाइल्ड मींस x, हमें x फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूं, y के कोफिशिएंट को सेम बना देता हूं। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसको मैं क्या कर दूं, 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तभी y के कोफिशिएंट 25 हो जाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 20 इंटू 5 करूंगा तो ये 100 ऑफ x हो जाएगा, प्लस 25 ऑफ y हो जाएगा, इक्वल टू 9 5 जा 45,000 हो जाएगा। ये दोनों को क्या कर दूं, मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये कैंसिल हो गया, 5 माइनस ऑफ 100x तो माइनस ऑफ 95 ऑफ x आ गया, इक्वल टू 26 माइनस ऑफ 45,000 हो गया। तो ये कितना हो गया, 19,000 हो गया, माइनस ऑफ 19,000 हो गया। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 95 से 190 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। इट मीन्स जो x की वैल्यू आएगी वो हमारे पास में क्या आ गई, 200। इसका मतलब जो गरीब बच्चा है वो कितनी फीस पे कर रहा है, 200 रुपीज पर मंथ पे कर रहा है। अब ये x की वैल्यू मैं दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दूं। सपोज मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करता हूं, तो 20 ऑफ x कितना हो गया, मीन्स 4,000 हो गया, 2 2 जा 4, और 4,000 प्लस 5y इक्वल टू 9,000। तो 5y की वैल्यू 5,000 की इक्वल होगी, इट मीन्स y जो है हमारा वो क्या आ गया, 1,000। इट मीन्स जो रिच बच्चा है वो पर मंथ 1,000 रुपीज पे कर रहा है, और जो पुअर बच्चा है वो पर मंथ 200 रुपीज पे कर रहा है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का जो हमारा आंसर था वो तो क्या आ गया, पुअर बच्चा कितना पे कर रहा है, 200 रुपीज। फाइंड द डिफरेंस इन द मंथली फी पेड बाय ए पुअर चाइल्ड एंड ए रिच चाइल्ड। तो रिच चाइल्ड कितना पे कर रहा था, 1,000 रुपीज, पुअर चाइल्ड कितना पे कर रहा है, 200 रुपीज। दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो ये कितना आ जाएगा, 800 रुपीज। ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, if there are 10 poor and 20 rich children in batch 2, what is the total monthly collection of fees from the batch second? 10 poor है तो 10 poor means 10x, 20 rich means 20 of y, total collection ये आ जाएगा। तो x की जगह आप कितना पुट करोगे, 100, बिकॉज एक पुअर चाइल्ड चिल्ड्रन की जो फीस है वो 100 रुपीज, सॉरी 200 रुपीज है ना। और जो रिच चाइल्ड है y, उसकी फीस कितनी है, 1,000 रुपीज। तो टोटल कितना आ जाएगा, 10 इंटू 200, 2,000 प्लस ये कितना आ जाएगा, 20,000। तो जो टोटल कलेक्शन आएगा फीस का वो क्या आ जाएगा, 22,000, जो नया बैच बनेगा, जिसके अकॉर्डिंग हमें ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। ओके, अब इसके बाद ये कुछ मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, आप इन प्रैक्टिस क्वेश्चन को कीजिए सॉल्व। ये सभी क्वेश्चन भी जो 2022-23 के पेपर थे सीबीएसई के, वहीं से लिए गए हैं। तो अगर आप इनको करोगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए, मुझसे पूछिए, तो मैं आपको उसकी नेसेसरी हेल्प जो भी होगी वो प्रोवाइड करूंगा। इन क्वेश्चंस के अलावा कोई और भी क्वेश्चन है अगर आपका सिलेबस से रिलेटेड, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है नीव अकेडमी 123, इस चैनल को ज्वाइन कीजिए और अपना जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पे हमें भेजिए, तो आपको जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई मिलने वाला है। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है, इसके बाद में ये केस स्टडी है, इसको भी आप सॉल्व कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहा होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में जो हमारा चैप्टर 4 से रिलेटेड होने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।